आप रिसेंटली देख रहे होंगे कि कई स्टेट्स में स्टेट गवर्नमेंट और उनके गवर्नर्स के बीच में क्लैशेस और डिस्प्यूट्स देखने को मिल रहे हैं। इसका ज्यादातर रीजन गवर्नर द्वारा बिल्स को असेंट ना देने का है, और अगर बाकी रीजंस की बात करें तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव है या फिर पर्सनल है। पर अब कई स्टेट्स में दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज के बीच डिफरेंसेस साफ नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये झगड़े कोर्ट के दरवाजों तक पहुंच चुके हैं। कुछ समय पहले कई स्टेट्स के गवर्नर को उनके इनएक्शन या फिर किसी केस में उनके द्वारा पास किए गए इनएप्रोप्रिएट ऑर्डर को लेकर डांटा भी गया था, जहां एक और सुप्रीम कोर्ट का ऐसा रुद्र रूप हमें गवर्नमेंट और गवर्नर के केसेस में अब तक देखने को मिलता रहा है। वहीं रिसेंटली जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कुछ राज्यों के गवर्नर्स के एक्शन और इनएक्शंस पर चिंता व्यक्त की है। बेंगलुरु में NNSIU पैक्ट कॉन्फ्रेंस के दौरान जस्टिस नागरत्ना ने कहा है कि गवर्नर्स कॉन्स्टिट्यूशन में इनविसेज रोल के मुताबिक एक्ट नहीं कर रहे हैं। She said, in today's time, unfortunately, some of the governors in India are playing a role where they ought not to and are inactive where they ought to be. जस्टिस नागरत्ना ने इस बात के कंटेक्स्ट में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में जी दुर्गाबाई की कमेंट्स को कोट किया रिगार्डिंग गवर्नर की न्यूट्रलिटी के बारे में। She said, the governing idea is to place the governor above the party politics, above factions and not to subject him to the party affairs. बाकी जैसे कि हमने आपको बताया ही है कि जस्टिस नागरत्ना के ये कमेंट्स तब आए हैं जब कई स्टेट्स ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशंस फाइल की है, aggrieved by the refusal of the governors to grant assent to the bills passed by the legislative assemblies. रीसेंट एग्जाम्पल में 26 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने केरला और वेस्ट बंगाल के गवर्नर्स के रिफ्यूजल पर पिटीशंस के ऊपर नोटिस इशू किए हैं। एक और पिटीशन में कंसर्निंग द वेस्ट बंगाल गवर्नर सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर की इम्यूनिटी अंडर आर्टिकल 361 को एग्जामिन करने का तय किया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना, पंजाब, तमिलनाडु और केरला के गवर्नर्स को बिल्स पर एक्शन डिले करने के लिए क्रिटिसाइज किया था। तमिलनाडु के गवर्नर पर सुप्रीम कोर्ट ने चीफ मिनिस्टर के रिकमेंडेशन के बावजूद मिनिस्टर अपॉइंट करने से मना करने के लिए भी निंदा की थी। इससे पहले भी मार्च में नालसर यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर के दौरान जस्टिस नागरत्ना ने गवर्नर्स के कंडक्ट पर चिंता व्यक्त की थी और कहा था, द रीसेंट ट्रेंड हैज बीन दैट द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज बिकमिंग अ पॉइंट ऑफ लिटिगेशन because of either omission by not considering the bill in assenting or giving opinion on the bills or other kind of action which the governors would take. I feel this is not a healthy trend under the constitution to bring the actions or omissions of the governor of a state for consideration before the constitutional courts. I think I must appeal that the office of the governor, though it is called a gubernatorial post, it is a serious constitutional post. The governors must discharge their duties under the constitution in accordance with the constitution so that this kind of litigation before the law courts reduce. It is quite embarrassing for the governors to be told to do or told not to do a thing. Hence, the time has come where they would be now told, I suppose, to discharge their duties in accordance with the constitution. जस्टिस नागरत्ना ने NLSIU में अपने एड्रेस में फेडरलिज्म पर भी बात की है और कहा है, the subjects under the state's jurisdiction are not insignificant nor should states be presumed incapable or subordinate. The spirit of constitutional statesmanship and not partisan brinkmanship should be the mantra. Fraternity के बारे में जस्टिस नागरत्ना ने कहा है, fraternity even today remains the least understood, least discussed and perhaps the least practiced for the four ideals spelled out in the preamble of India's constitution. The idea of unity of the nation being deprived from the fraternity is even more significant. Fraternity may perhaps even be the key for the deepening of our democracy. It is in this context that I state that the quest towards achieving the ideal of fraternity must begin with an acknowledgement by every citizen of his or her fundamental duties which are enumerated under Article 51A of the Constitution. Present day discourse reflects much to be desired in securing the constructive citizenship and equality that our founding mothers rallied for, which alone can be the basis of mutual respect and understanding and without which real cooperation is not possible between men and women. बस इतना ही नहीं, अपने एड्रेस के दौरान जस्टिस नागरत्ना ने स्टेट इंस्टीट्यूशंस और सिविल सोसाइटीज को फंडामेंटल राइट्स को ट्रेजर करने के लिए भी अपील करते हुए कहा है, A plethora of rights violations can be prevented by strictly following, first, the procedure established by law, second, respecting the spirit of rule of law, third, consultative and deliberative decision making. She emphasized that our political life should emphasize the hallowed goals enshrined in the constitution. उन्होंने अपने एड्रेस में कंक्लूड किया और कहा, Indian constitutional democracy was not destined to greatness. It has earned it. In this arduous struggle to earn our stature as a mature democracy, our founding fathers and mothers have made countless sacrifices. Every successive generation has built this great country. As a part of this wide landscape of diversities, we should introspect as to whether
founding ideals have been secured, such as introspection would also provide a template for conservation about building a better tomorrow. We as a nation has come a long way, but we have a longer way to go before truly meeting all the ideals of the founders in the sense they were envisaged. जस्टिस नागरत्ना की ये रिमार्क्स एक ब्रॉडर डिबेट को हाईलाइट करते हैं जो अब भी इंडियन फेडरलिज्म और गवर्नेंस के रोल पर चलता रहा है। गवर्नेंस का रोल कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक न्यूट्रल और नॉन पार्टीशन होना चाहिए, लेकिन जब गवर्नर्स पॉलिटिकल बायस दिखाते हैं या बिल्स पर एसेंट देने से डिले करते हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अगेंस्ट जाता है। गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच ये फ्रिक्शन नया नहीं है, पास्ट में भी हमेशा से टेंशंस रही हैं, स्पेशली जब डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में पावर में होती है। ये टेंशन फेडरल स्ट्रक्चर को अंडरमाइन करते हैं और गवर्नेंस को इम्पैक्ट करते हैं। जुडिशरी को भी काफी बार इंटरवीन करना पड़ा है जब गवर्नर्स अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज को निग्लेक्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का रीसेंट नोटिस इशू करना केरला और वेस्ट बंगाल की पिटीशंस पर इस बात को एम्फसाइज करता है कि जुडिशरी भी इस इशू के लिए सीरियस है। फेडरलिज्म का प्रिंसिपल ये कहता है कि स्टेट्स के पास उनकी ज्यूरिसडिक्शन के सब्जेक्ट्स पर फुल अथॉरिटी होनी चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस के बिना अपने डिसीजंस ले सके। लेकिन जब गवर्नर्स बिल्स को असेंट देने से मना करते हैं, ये डिले करते हैं, तो ये फेडरलिज्म की स्पिरिट को अंडरमाइन करता है। फ्रेटर्निटी का कॉन्सेप्ट भी इम्पोर्टेंट है जिसे हम अक्सर ओवरलुक कर देते हैं। जस्टिस नागरत्ना का ये कहना है कि फ्रेटर्निटी, यूनिटी और डेमोक्रेसी के डीपनिंग के लिए ये की है। एक रिमाइंडर है कि हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स को समझना और उन्हें प्रैक्टिस में लाना जरूरी है। आर्टिकल 15(1)(a) के फंडामेंटल ड्यूटीज को एक्नॉलेज करना और फॉलो करना हमें एक बेटर सिटीजन बनने में मदद करेगा। गवर्नर्स और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच के ये करंट फ्रिक्शन और जुडिशियल डिलेज दोनों ही लार्जर इशू ऑफ गवर्नेंस और कॉन्स्टिट्यूशनल कंप्लायंस को हाईलाइट करते हैं। अगर जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव अपने रोल्स को इफेक्टिवली और ट्रांसपेरेंटली फॉलो करे तो लोगों का फेथ और ट्रस्ट गवर्नेंस सिस्टम में बना रहेगा। रेस्ट अगर बिल्स को असेंट देने की बात हो ही रही है तो आपको बता दूं कि सेंटर और वेस्ट बंगाल गवर्नर को स्टेट असेंबली द्वारा 8 बिल्स क्लियर करने में डिले दिखाने पर सुप्रीम कोर्ट के नोटिस इशू करने के कुछ दिनों बाद गवर्नर सीवी आनंदा बोस ने द हिंदू को एक इंटरव्यू दिया था और बताया था दैट नो बिल वाज पेंडिंग विद द राजभवन। द गवर्नर ब्रॉट अप द इशू ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स एंटरिंग द वेस्ट बंगाल एंड दैट दे वर गेटिंग द आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स एंड आधार कार्ड्स arguably and allegedly aided and abetted by the state government. Mr. Bose said, "To my knowledge, the only bill pending in Kolkata Raj Bhavan are the fuel bills. The West Bengal government has to release the money. No bill passed by the assembly is pending in the Raj Bhavan," he said. 8 bills are said to be pending. 6 of them have been reserved by the President of India and 1 bill is sub judice. The other bill I asked the Principal Secretary concerned to come and offer some clarification. The government is in its wisdom decided not to do so. तो आप देख ही सकते हैं कि गवर्नमेंट और गवर्नर के बीच के ये डिस्प्यूट्स कितने एविडेंट है। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन क्या रिजल्ट लाता है ये देखने वाली बात होगी। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।